नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन साथियों करंट अफेयर की क्लास को करते हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, या तो फिर यूपी वीडियो, या तो फिर जूनियर असिस्टेंट इत्यादि साथियों, या तो फिर अदर स्टेट के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में साथियों इस समय 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, प्रत्येक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं साथियों। उसी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो कि करंट अफेयर की क्लास होती है, प्रत्येक दिन होती है साथियों। और इसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, विस्तार के साथ साथियों यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन के जो साथियों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर जिस प्रकार का क्वेश्चन इस समय आप लोगों से पुटअप कर रहा है, उसी को साथियों टारगेट करते हुए आप लोगों को प्रत्येक दिन ये आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे ये करंट अफेयर की क्लास दी जाती है। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथियों हम लोग इस क्लास को करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, मैं आशा भी करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, वो क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आती होंगी, और वो क्लास आप लोग देखते होंगे और अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करते होंगे। तो साथियों, आप लोग जो है क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अच्छे से आप लोग पढ़ा करिए। साथ ही साथ रिवीजन भी आप लोग अपना बनाए रखा करिए, जिससे कि रिवीजन करने से काफ़ी हेल्प मिलती है, चीज़ें आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहें। ठीक, तो आइए साथियों हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर की क्लास ये होती है, आज के हम अपने जो भी नए नए करंट अफेयर हैं साथियों, उसे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ उसे याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप लोग साथियों अपने नोटबुक में लिखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में, साथ ही साथ याद करने में भी आप लोगों को काफ़ी, क्योंकि आप यहाँ एक बार हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को सुनेंगे, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार मैं एक ही क्वेश्चन को कई बार बता देता हूँ खुद ही यहाँ पे। उसके बाद जब आप लोग अपने हाथ से स्वयं अपने हाथ से स्वयं लिखी हुई जो है नोट्स जब आप बनाएंगे साथियों, तो भी जो है चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जाएंगी, क्योंकि वही चीज़ जो आप सुन रहे हैं उसे जब अपने हाथों से लिखेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आप लोग प्रयास करेंगे कि अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अगर चीज़ों को अगर अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है, आप लोग बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली साथियों, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो साथियों, एलन मस्क साथियों, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी किया साथियों। कौन? ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें पूरे विश्व में अरबपतियों की सूची का ऐलान करता है। किसमें? पूरे विश्व में जितने भी अरबपति हैं उन अरबपतियों की सूची बनाता है साथियों। इसमें इन्होंने बताया कि अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं। तो साथियों ब्लूमबर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि दुनिया के दुनिया के जो है साथियों अरबपतियों की सूची जिसमें जारी किया उसमें सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को बताया। किसे? एलन मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति बताया। साथियों एलन मस्क की अगर बात करें तो ये अमेजन के जेफ बेजास को पीछे छोड़कर आगे हुए हैं। किसे? अमेजन के जेफ बेजास। एलन मस्क की अगर बात करें तो अमेजन के साथियों जेफ बेजास को पीछे छोड़े हैं। जेफ बेजास को पीछे छोड़े। अमेजन के जेफ बेजास को साथियों पीछे छोड़कर साथियों एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं साथियों। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर अर्थात अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजन के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है जेफ बेजास, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजास ने साथियों इनकी नेटवर्थ 187 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। ऐसा साथियों अगर बात करें तो टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ है। ये जो साथियों हुआ है यह टेस्ला के जो शेयर है साथियों उस शेयर की जो प्राइस है कीमत है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है, जिसके कारण कौन? एलन मस्क जी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। साथ ही साथ साथियों इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। जो ये ब्लूमबर्ग की तरफ से जो सबसे ज़्यादा जो है अरबपतियों की सूची अरबपतियों की साथियों जो सूची जारी की गई है इसमें 500 अरबपति इसमें शामिल हैं। साथियों अगर बात करें जेफ बेजास 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। जेफ बेजास जी 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। कौन? 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति साथियों जेफ बेजास जी थे। कौन थे? जेफ बेजास जी 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन अभी जो साथियों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इसमें अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पे एलन मस्क जी हैं। कौन हैं? एलन मस्क जी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक, अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगली इंफॉर्मेशन है केंद्र सरकार ने लद्दाख में लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो साथियों 8 जल विद्युत परियोजनाओं को 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने लद्दाख में, कहाँ, लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना, कौन सी, 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। फिर से याद रखिएगा साथियों, केंद्र सरकार ने लद्दाख में, केंद्र सरकार ने साथियों लद्दाख में के सिंधु नदी पर, लद्दाख में सिंधु नदी पर कितना मेगावाट, 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजना, 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर, याद रखिएगा, 144 मेगावाट की परियोजना, 144 मेगावाट की साथियों यह है, जो कि कितनी, 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक साथियों, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, किसके, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट थी। कितने, 113 मेगावाट तक साथियों अभी जितनी भी परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं जारी की गई, उसमें अभी तक 113 मेगावाट ही था। लेकिन अब जो लद्दाख के में सिंधु नदी पर साथियों यह परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह 144 मेगावाट है। कितना, 144 मेगावाट की परियोजना है। साथियों जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी क्या बताए हैं, इन्होंने कहा कि नई परियोजना को केंद्रीय जल आयोग, ये जो नई परियोजना सिंधु नदी पर है साथियों, इसे केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दिया है। इसे केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त, केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दिया है। सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दिया है। सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दिया है। कौन साथियों, ये जो 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, यह केंद्रीय जल आयोग के साथ साथ सिंधु आयुक्त ने मंजूरी इसे दिया है। कौन मंजूरी देने का काम किया है। ठीक साथियों, ये परियोजना साथियों कारगिल और लेह जिले में पड़ेंगी। ये जो 8 परियोजनाएं हैं, यह कारगिल जिले में, लद्दाख के कारगिल जिले और लेह जिले में पड़ेंगी। लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में, लद्दाख के कारगिल जिला और लेह जिले में यह परियोजनाएं पड़ेंगी। कारगिल के साथियों, लद्दाख के कारगिल जिले में और लेह जिले में ये परियोजनाएं बनेगी। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। 144 मेगावाट की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया। और मंजूरी कौन दिया साथियों, केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने इसे मंजूरी दिया है। अगली जानकारी है साथियों कि अभी हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का, तो साथियों अगर हम बात करें तो सत्यपाल, हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। अभी हाल ही में साथियों मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। कौन है? मशहूर फैशन डिजाइनर हैं जिनका नाम क्या है? सत्यपाल। क्या नाम है साथियों? सत्यपाल नाम है। इनका साथियों तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, कहाँ?
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये साथियों मशहूर फैशन डिज़ाइनर थे। क्या थे? मशहूर फैशन डिज़ाइनर थे। ये साथियों 79 साल के थे। ये सत्यपाल जी की अगर बात करें तो ये 79 ईयर के थे। कितने? 79 ईयर्स के थे। और साथियों ये कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे। कई ब्रांडेड गारमेंट्स की कंपनी के लिए साथियों ये कपड़े डिज़ाइन करने का काम किया करते थे। सत्यपाल पिछले महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। दिसंबर में इन्हें साथियों स्ट्रोक की बीमारी हो गई थी। स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसके कारण साथियों उसके बाद से ही ये क्या चल रहे थे? बीमार चल रहे थे। उसके बाद से ही ये बीमार चल रहे थे। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। याद रखिएगा साथियों कि केंद्र सरकार जो है, यह केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, किसके? जम्मू कश्मीर के विकास के लिए साथियों 28,400 करोड़ रुपए, कितने? 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। केंद्र सरकार ने साथियों जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना साथियों जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। ये जो साथियों विकास किया जाएगा, इसमें किसमें? जम्मू कश्मीर में नया निवेश, साथ ही साथ साथियों वहाँ के जम्मू कश्मीर का पर्याप्त विस्तार किया जाए। किसके लिए? पर्याप्त विस्तार किया जाए। और अगर बात करें तो साथ ही साथ वहाँ की जो मौजूदा उद्योग हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए। मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का पर्याप्त विस्तार किया जाए इसके लिए, और यहाँ पे नया निवेश भी किया जाए। जम्मू कश्मीर में साथियों नया निवेश भी किया जाए। इसके लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कितनी? 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथियों सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसी पहली कोई परियोजना है जो ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। यह योजना साल 2037 तक के लिए है। ये योजना जो है साथियों विकास के लिए जो ये योजना की मंजूरी दी गई है इतने की, यह साल 2037 तक के लिए है। कितने? साल 2037 तक के लिए, साल 2037 के लिए है साथियों। और यह योजना 28,400 करोड़ रुपए की है। कितने? 28,400 करोड़ रुपए की यह जो योजना है, यह साथियों जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पे पहली बार ऐसा साथियों योजना को लॉन्च किया गया। दूसरी बात इसमें क्या? नया निवेश किया जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा, साथ ही साथ जो वहाँ के मौजूदा उद्योग हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। ठीक साथियों, और यह काम कब तक? 2037 तक चलेगा। कब तक साथियों? 2037 तक यह काम चलेगा। ठीक, अगली जानकारी है साथियों
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पे अस्थायी सदस्य के तौर पे अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो साथियों भारत का 2 साल का के तौर पर साथियों भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। साथियों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, कौन? यूएनएसडी साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। 4 जनवरी 2021 से भारत का 2 साल के लिए कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे क्या हो गया है? शुरू हो गया है। अस्थायी सदस्य के रूप में साथियों शुरू हो गया है। भारत के साथ ही साथियों अस्थायी सदस्य के तौर पे अगर बात करें तो कुछ और देश हैं साथियों, जैसे नॉर्वे है। भारत के अलावा अगर बात करें तो नॉर्वे एक देश है साथियों अस्थायी सदस्य के तौर पे। नॉर्वे के साथ साथ केन्या, आयरलैंड और साथियों मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए हैं। मैक्सिको के ध्वज भी साथियों इस समारोह में लगाए गए हैं। इस समारोह में साथियों मैक्सिको के भी ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए हैं। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा। भारत साथियों ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका अध्यक्ष साल 2021 में भारत होगा। साल 2021 में अध्यक्ष भारत होगा। कौन होगा साथियों? इसका अध्यक्ष भारत होगा। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन होगा? अध्यक्ष भारत होगा। साथियों 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। 2022 में फिर से 1 महीने के लिए क्या करेगा? भारत अध्यक्षता करेगा। भारत के साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2 साल का कार्यकाल साथियों भारत को फिर से मिला है, जो कि 4 जनवरी 2021 से शुरू होगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में अगर बात करें तो भारत के अलावा नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की साथियों अध्यक्षता की बात करें तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ही करेगा। ये इन्फॉर्मेशन थी। 2021 में भारत ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली साथियों जानकारी की बात करें तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसकी आप लोग जानकारी दीजिए।
प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सारी जानकारी साथियों इम्पोर्टेंट जानकारी है। सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। क्या मिलेगी? काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन देते हैं साथियों। आप लोग बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है साथियों? कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो साथियों प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, यह प्रवासी भारतीय दिवस साथियों 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष साथियों 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस साथियों प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें, तो इसका उद्देश्य साथियों उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देता है जिन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। इसका उद्देश्य साथियों कि उन सभी भारतीयों को मान्यता दिया जाएगा इसके अंतर्गत जो भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिए हैं। प्रवासी भारतीय साथियों दिवस पहली बार अगर बात करें तो इसे साथियों पहली बार 2003 में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस साथियों अगर बात करें तो पहली बार 2003 में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार बात करें साथियों तो 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। कारण यह है साथियों कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कारण यह है साथियों कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साथियों दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी साथियों दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को ही इस वजह से मनाया जाता है साथियों भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बल भी दिया है। ये साथियों महात्मा गांधी जी को सबसे बड़ा प्रवासी इस वजह से माना जाता है कि ये साथियों क्या किए हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए थे, साथ ही साथ ये भारतीयों के जीवन में हमेशा बल भी दिए हैं। इसी वजह से जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 2015 को लौटे थे, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को सन 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा है। ठीक साथियों, अगली इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करें। अगली इंफॉर्मेशन है नई जानकारी
कि भारत और किस देश के मध्य रेंज की सतह, भारत और किस देश ने मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, फिर भी आज मैं फिर से बताता हूं। भारत और किस देश ने किस देश ने अर्थात इजराइल देश ने भारत और इजराइल देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली साथियों मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत और इजराइल ने साथियों, कौन? भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली, मध्यम रेंज की मिसाइल है साथियों जो सतह से हवा में मार करती है। कहाँ? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण भारत और इजराइल ये दोनों देश मिलके इसका सफल परीक्षण किए हैं। ठीक साथियों, भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। साथियों इसका मकसद अगर बात करें तो इसका मकसद है कि शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है? शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है साथियों कि यह शत्रु विमान जो है यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है। ये जो साथियों मध्यम रेंज की मिसाइल होगी जो कि सतह से हवा में मार करेगी, यह क्या करेगी साथियों? यह शत्रु विमान जो होगा, शत्रु विमान 50 से 70 किलोमीटर, कितना? 50 से साथियों 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकेगा। 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकेगा जो शत्रु विमान होगा जो कि सतह से हवा में मार करेगा। इस साथियों मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। भारत और इजराइल ये दोनों देश साथियों संयुक्त रूप से क्या किए हैं? इसका सफल परीक्षण किए हैं। ठीक साथियों, अगली साथियों जानकारी की बात करें तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अगली इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए बताइए। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि किसे साथियों दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? तो साथियों नैन्सी पेलोसी
नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। स्पीकर नियुक्त किया गया है। नैन्सी पेलोसी को किसे साथियों? नैन्सी पेलोसी को साथियों दूसरी बार कौन सी बार? दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, नैन्सी पेलोसी को साथियों दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। साथियों डेमोक्रेटिक पार्टी की, ये साथियों नैन्सी पेलोसी की बात करें तो ये कौन सी पार्टी की? डेमोक्रेटिक पार्टी की। डेमोक्रेटिक पार्टी नैन्सी पेलोसी साथियों डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। नैन्सी पेलोसी को साथियों कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। इनकी अगर बात करें साथियों तो ये 216 वोट प्राप्त किए हैं। 216 वोट साथियों इन्हें प्राप्त हुआ है। पेलोसी साथियों 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। कब? इनकी अगर बात करें साथियों तो 2007 में पहली बार 2007 में पहली बार साथियों क्या इन्हें नियुक्त किया गया या क्या चुना गया? 2007 में इन्हें साथियों पहली बार हाउस स्पीकर चुना गया था। हाउस स्पीकर चुना गया था। 2007 में नैन्सी पेलोसी को 2007 में हाउस स्पीकर चुना गया था साथियों। और अगर बात करें साथियों तो इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला भी है। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और सांसदीय नेता होता है। स्पीकर जो होता है वह अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। जो स्पीकर होता है साथियों यह अमेरिकी सदन का साथियों राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता जो होता है वह स्पीकर होता है साथियों। और अगर बात करें तो ये पहली महिला स्पीकर हैं इस पद पर। अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर इन्हें नियुक्त किया गया है इस पद पर ये साथियों पहली महिला हैं साथियों जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। कौन सी? अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला हैं जिन्हें ऐसा पद मिला है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अभी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? हाल ही में किस देश ने
अभी हाल ही में किस देश ने, तो साथियों ईरान देश ने, अभी हाल ही में ईरान देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का, वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का, वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। ईरान देश ने, कौन साथियों, ईरान देश ने 2015 का जो परमाणु समझौता हुआ था, 2015 का जो साथियों परमाणु समझौता हुआ था, उस परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए ईरान देश ने एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन, यूरेनियम का साथियों क्या, यूरेनियम का संवर्धन साथियों 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए इसने क्या किया है, शुरू कर दिया है। साथियों अगर बात करें साथियों, तो इस बीच में अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमानवाहक पोत निमित्त साथियों, कौन, निमित्त को तैनात करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त किया है। क्या क्या, ये जो साथियों 2015 के जो परमाणु समझौता हुआ था, इसका जो उल्लंघन करते हुए ईरान देश ने 20% तक के यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। इसी बीच में अमेरिका ने साथियों ईरान से क्या, बढ़ते हुए सुरक्षा खतरों को, जो सुरक्षा का खतरा जो बढ़ रहा है साथियों, इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्त, जिसका नाम क्या है, निमित्त साथियों, इसे तैनात करने का फैसला किया है। और इस समझौते के तहत साथियों ईरान द्वारा जो वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच है, इसे सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है। ये एक्शन कौन लिया है, अमेरिका लिया है। क्या लिया है साथियों, अमेरिका यह एक्शन लिया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है अगली इंफॉर्मेशन है किस राज्य ने साथियों किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किया है। किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। किस राज्य ने साथियों किसान सूर्योदय योजना लागू किया, अर्थात गुजरात राज्य ने किसान सूर्योदय योजना गुजरात राज्य ने किसान सूर्योदय योजना को लागू किया है।
को लागू किया है। गुजरात राज्य ने किसान सूर्योदय योजना को लागू करने का काम किया है। ठीक साथियों, और इसमें अगर हम बात करें साथियों और हम जानकारी दें तो गुजरात राज्य ने साथियों सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किया है। किसके लिए? सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किया है। इसके तहत साथियों किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किया जाने का प्रावधान किया गया है। ये जो किसान सूर्योदय योजना है साथियों, इसमें सिंचाई के लिए समुचित प्रकार से बिजली को उपलब्ध कराना, इसके जैसे साथियों इसमें व्यवस्था किया गया है। और इसमें किसानों के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने साथियों 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। 2023 तक साथियों इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ 3500 करोड़ रुपए की 3500 करोड़ रुपए का साथियों बजट भी आवंटित करने का बात कह रहा है। 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि अभी हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। अभी हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो साथियों कजाकिस्तान देश ने साथियों मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान देश ने साथियों मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। इसके अंतर्गत और हम बात करें साथियों तो कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं साथियों, जिनका नाम है कासिम जोमार टोकायेव। कजाकिस्तान के साथियों अगर राष्ट्रपति की बात करें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार टोकायेव ने साथियों नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ये साथियों कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार टोकायेव। इन्होंने साथियों किसके लिए? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय साथियों वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए साथियों? नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीयक वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर साथियों संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये जो हस्ताक्षर होगा साथियों, यह दस्तावेज होगा, यह संयुक्त राष्ट्र संधि के जो हस्ताक्षरकर्ता हैं उन हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्षेत्रफल के आधार से साथियों यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। कजाकिस्तान साथियों कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है साथियों कि सर्दी में काफ़ी ठंड होती है और गर्मी काफ़ी गर्म होती है। क्या है साथियों? कजाकिस्तान एक शुष्क महाद्वीपीय जलवायु वाला देश है। शुष्क
महाद्वीपीय जलवायु वाला देश है, जिसके कारण सर्दी में काफ़ी ठंडी पड़ती है और गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक साथियों, तो कजाकिस्तान ने क्या किया है कि मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव। ठीक साथियों, ये हमारी आज के साथियों इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो कि आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है साथियों। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन को हमारे द्वारा यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चनों को एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों तक ये सभी क्वेश्चन पहुंचाए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आते होंगे। साथ ही साथ आप लोग अपनी नोटबुक में अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स स्वयं प्रिपेयर भी करते होंगे और चीज़ों को आप लोग रिवीजन भी करते होंगे। रिवीजन करेंगे तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अपडेट होती रहेगी। अदरवाइज अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बार बार आपको ये तो लगेगा कि हाँ, चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, पढ़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन आपको डाउट हमेशा क्रिएट रहेगा। तो डाउट को दूर करने के लिए ही आपके लिए रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। इसी सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी पार्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पार्ट में अगर बात करें तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो क्लास का कोई मतलब नहीं होगा। तो साथियों, आप लोग रिवीजन किया करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों कंबाइंड बैच, सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें 3-4 क्लासें आप लोगों को प्रत्येक दिन प्रोवाइड की जाती हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को बाल विकास की क्लास प्रत्येक दिन दी जाती है। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को दोपहर में हिंदी की 2 से 3 बजे के नियर अबाउट क्लास दी जाती है, जो कि साथियों दोनों का सिलेबस लगभग 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को हिस्ट्री या 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की प्रत्येक दिन दी जाती है, जिसे आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए और पढ़ते भी होंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक साथियों, ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।